आज हम लोग पढ़ेंगे निर्माण उद्योग। क्या पढ़ेंगे? निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में आज पढ़ेंगे हम लोग, ज्योग्राफी है क्लास 10 का, चैप्टर नंबर ये 8 है। कुल मिलाकर के 13 चैप्टर है, 7 चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए हैं। 8वां चैप्टर में प्रवेश है जिसका नाम है निर्माण उद्योग। क्या नाम है इसका? निर्माण उद्योग। जैसे देखिए, कुछ बातें हिस्ट्री में भी मिलेगी, इसकी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ बातें नया सीखेंगे भी। निर्माण उद्योग सबसे पहले भारत में भारत का पूरे विश्व में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। सबको हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये उद्योग का मतलब क्या चीज? उद्योग में कच्चा माल जाएगा कि पक्का माल जाएगा? कच्चा माल जाएगा। और कच्चा माल क्या करेगा? उसमें पक्का बन करके बाहर बिकेगा, ज्यादा कीमत पर बिकेगा। यही ना उद्योग का मतलब है। आलू क्या है? कच्चा माल। गया वहां तो क्या बन गया? चिप्स। और चिप्स बन करके पैकेजिंग हो गया, और सब आप लोग चिप्स खा रहे हैं, है कि नहीं? कुरकुरे खा रहे हैं, है कि नहीं? यही सब खाते हैं। छिपकली कॉकरोच सब बंद पैकेट में आ रहा है, खा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पक्का माल हो गया। गन्ना ले गए, गन्ना क्या है? कच्चा माल। और गया वहां पे उद्योग में, और चीनी बन गया, तो क्या हो गया? पक्का माल। तो उद्योग क्यों बनाया जाता है? तो पक्का माल बनाने के लिए। अब हम लोग क्या भेजते हैं? कच्चा माल। जैसे कपास आपको दे देंगे, तो कपास दे देंगे तो कच्चा माल है, कोई फायदा है उससे? लेकिन उससे सूत काट करके सूती कपड़ा जब बन जाएगा, तो वह कपड़ा काफी महंगा कीमत पर बिकने लगता है। आ रहा है समझ में? तो ये सब है उद्योग का काम है। किसका काम है? उद्योग का काम है। जैसे लोहा का अयस्क आपको मिल ही जाएगा तो क्या कर लीजिएगा उसको? कुछ नहीं कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाएगा, कंपनी में जाएगा, उद्योग में जाएगा, तो लोहा का सामान जब बन जाएगा, कुदाल बन गया, है ना, फार बन गया, ट्रैक्टर बन गया, गाड़ी बन गया, वही गाड़ी हम लोग कितना कितना कीमत में खरीदते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो भैया उद्योग का मतलब क्या है? कच्चा माल भेजिए, पक्का माल बना करके उसको बेचिए। यही उद्योग का क्या काम है। तो निर्माण उद्योग कहेंगे किसको? आपसे कहेगा कि निर्माण उद्योग का मतलब क्या? तो देखिए ध्यान से, मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अधिक से अधिक कच्चा माल का उपयोग कर। देखिए, अधिक से अधिक कच्चा माल का उपयोग कर। कौन माल का? कच्चा माल का उपयोग कर। कच्चा माल का उपयोग कर। क्या करते हैं? बहुमूल्य। बहुमूल्य का मतलब कि जिसका मूल्य अधिक हो, है ना, तो क्या करते हैं? बहुमूल्य एवं अधिक उपयोगी वाले वस्तु का निर्माण करते हैं। उपयोग कर क्या करते हैं? बहुमूल्य एवं अधिक उपयोगी वाले वस्तु अधिक उपयोगी वाले वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? निर्माण उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निर्माण उद्योग कहते हैं। निर्माण उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण उद्योग कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? और देखिए, आपके ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? ये आपका 5 नंबर का भी इससे क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का भी और 1 नंबर का भी आता है। तो निर्माण करने की प्रक्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर कच्चा माल, तक गन्ना क्या है बताओ तो? कच्चा माल। इसको कहाँ ले गए? उद्योग में। तो उद्योग में ले जाएंगे तो क्या बना देगा? चीनी। अब बताइए, गन्ना का ज्यादा कीमत कि चीनी का ज्यादा कीमत? स्वाभाविक सी बात है कि चीनी का ज्यादा कीमत होगा। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, गन्ना का अगर 10 टन रस रहेगा, कितना टन? 10 टन रस, तो उस 10 टन रस से 1 टन चीनी बनेगा। समझे कि नहीं? उस 10 टन रस से कितना चीनी बन जाएगा? 1 टन।
अब समझिए कि 10 टन गन्ना दीजिएगा तो 1 टन चीनी बन जाएगा, तो चीनी का मूल्य ज्यादा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और गन्ना का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब उसी प्रकार से आप देखिए कपास लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कपास, और उसको कहाँ ले जाते हैं, उद्योग में। कहाँ ले जाते हैं, उद्योग में। कपासवा से क्या बना देता है, सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र का कीमत क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। आप लेते हैं लोहा का अयस्क, क्या ले लेते हैं, लोहा का अयस्क लेते हैं, और उसको कहाँ डाल देते हैं, उद्योग में। कहाँ भेज देते हैं, उद्योग में। तो जैसे ही आप उसको उद्योग में माने ले जाइएगा तो वह लोहा का क्या बना देगा, सामग्री बना देगा, यानी क्या बना देगा, लौह सामग्री। क्या बना देगा, लौह सामग्री बना देगा कि नहीं बना देगा, जिसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी कीमत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से आलू भेजिएगा तो चिप्स बना देगा, है कि नहीं, उसकी कीमत ज्यादा होगी। देखते तनी सुना लुइया के 5 रुपया में देता है जी, अब 5 रुपया में अभी जाकर लीजिएगा तो 5-6 को आलू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ज्यादा कीमत, उसमें एक के अलुइया का चिप्स डालता है, उसमें एक को अलुइया का चिप्स नहीं रहता, वो कमे रहता है, और उसको 5-5, 10-10 रुपया में बेचता है। बताइए कितना महंगा मिलता है। तो अब देखिएगा इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो औद्योगिक क्रांति की, हम बार बार इसलिए लिखते हैं कोई बतिया को ना कि आपको याद रहे हमेशा। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इंग्लैंड में। माने उद्योगों का विकास कहाँ सबसे ज्यादा हुआ, सबसे पहले हुआ इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ, इंग्लैंड में, है कि नहीं। सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ, इंग्लैंड में, यानी कि यहीं से उद्योग लगना शुरू हो गया। समझे कि नहीं। अब देख लीजिए किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कितने कारक की जरूरत पड़ती है, 2 कारक की। कहाँ कहाँ उद्योग खोले जा सकते हैं और कहाँ उद्योग नहीं खोले जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, उद्योग का अस्थायीकरण, उद्योग का अस्थायीकरण का कारक है कि नहीं, उद्योग का अस्थायीकरण का कारक, अस्थायीकरण का कारक। कहीं भी उद्योग चलेगा, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसके 2 कारक है। कितना कारक है, 2 कारक है। कौन कौन 2 कारक है, तो एक है प्राकृतिक कारक, एक क्या है, प्राकृतिक कारक है, और दूसरा क्या है, तो मानवीय कारक है। दूसरा क्या है, मानवीय कारक। दूसरा क्या है, मानवीय कारक। ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक कारक क्या है, तो देखिए उद्योग वही खोले जाते हैं जहां पे कच्चा माल मिल जाए, है ना। तो कच्चा माल भी क्या चीज, प्राकृतिक चीज है, वो है कि नहीं। गन्ना क्या है, प्राकृतिक चीज है कि नहीं। आलू क्या है, प्राकृतिक चीज है। तो कपास क्या है, प्राकृतिक चीज है। तो कच्चा माल, तो प्राकृतिक कारक में क्या हो जाएगा, कच्चा माल। कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, वहीं पे उद्योग चलाए जा सकते हैं, है ना। तो सिर्फ कच्चा माल से उद्योग चलेगा नहीं, दूसरा चीज है, क्या चीज, कि दूसरा चीज होगा शक्ति का साधन भी होना चाहिए। अच्छा यहां पे देखिए कि शक्ति का साधन का मतलब बताइए। तो देखिए शक्ति का साधन का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए उद्योग को चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए, कोयला चाहिए, तो वो भरपूर मात्रा में उस जगह पर हो। मालूम चल रहा है कि बिहार में उद्योग खुल गया, कोयला यहाँ है ये नहीं है, डीजल पेट्रोल है ये नहीं है, तो उसको तो ले आना पड़ेगा बहुत दूर से, तो महंगा पड़ेगा उसके लिए। तो उद्योग वहां लगाए जाते हैं जहां पे, है ना, शक्ति का साधन क्या हो, मौजूद हो। शक्ति का साधन क्या हो, मौजूद हो, यानी कि जहां पे उद्योग को चलाने का ईंधन मौजूद हो। और चलेगा कैसे, तो या तो कोयला से, नहीं तो पेट्रोलियम से या विद्युत से। तो ये सब चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं। उसका जैसे उद्योग चलाने के लिए एगो ट्रांसफार्मर से उद्योग चलेगा, तो वहां ग्रिडे बैठाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो वहां व्यवस्था होना होगा जहां से बिजली हमको मिल जाए, कोयला मिल जाए, पेट्रोलियम मिल जाए। उसी को बोलते हैं शक्ति का साधन, उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति का साधन। और क्या चाहिए, तीसरा चीज, तो तीसरा चीज चाहिए जहां जल की सुलभता हो, जहां जल की क्या हो, सुलभता है। अधिकांशतः देखिएगा उद्योग जो है, जल की सुलभता वैसी जगह पर होगा जहां पे जल पर्याप्त मात्रा में होगा, यानी कि नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, है कि नहीं। उद्योग धंधे ज्यादा चलाए जाते हैं, है ना, क्योंकि उसको जल का कमी न हो,
जल का कमी न हो। आप देखिए ना, औरंगाबाद में सीमेंट का कारखाना खुला है, औरंगाबाद का पूरा पानी उटाल लिया है वो, है कि नहीं। अब वहां लोग पानी पीने के लिए छछन रहे हैं, तो उद्योग के लिए वो सही जगह नहीं है। उद्योग वहां होना चाहिए जहां पे भरपूर मात्रा में पानी हो। अब जैसे सोन नदी के किनारे रहता है, गंगा नदी के किनारे रहे, तो वो सब जगहों में हम लोग आराम से उद्योग धंधा चला सकते हैं। अब देख लीजिए और क्या होना चाहिए, तो प्राकृतिक कारक के तौर पर हम लोग कहेंगे उचित जलवायु भी होना चाहिए। उचित जलवायु का मतलब उचित मौसम, उसके अनुरूप क्या होना चाहिए, उचित मौसम, उचित जलवायु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित जलवायु। अब मान के चलिए कि जैसे गन्ना है, तो गन्ना अगर गर्मी के प्रदेश में अगर रहे उद्योग, पूरा जहां पे वैसा जगह पर उद्योग रहे जहां गर्म स्थान हो, तो गन्ना कटेगा 4 दिन में, गन्ना सूख करके लकड़ी हो जाएगा, तो रस निकलेगा उसमें से, नहीं निकलेगा। तो गन्ना का उद्योग वहीं लगना चाहिए जहां पर जो है ना गन्ना कुछ दिन तक माने उसका रस बरकरार रहे, यानी कि न ज्यादा वहां पे गर्मी का मौसम हो, न ज्यादा वहां पर ठंडा का मौसम हो। जैसे समुद्र के किनारे वाला जगह में न ज्यादा ठंडा होता है, न ज्यादा गर्म होता है। तो महाराष्ट्र राष्ट्र में देखे हैं ना कि आपका जो है चीनी उन्नी का मिल रहेगा, सूती कपड़ा का मिल रहेगा, कपास में भी वही स्थिति है कि नहीं। तो मौसम भी अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कारक होगा वहीं पर उद्योग लगेगा, वहीं पर उद्योग लगेगा। जैसे बिहार में उद्योग क्यों नहीं है, तो बिहार में उद्योग नहीं होने की वजह यह भी है कि कच्चा माल जितनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए मिलता नहीं है ना। चूंकि कच्चा माल के लिए आपको क्या होना चाहिए, कच्चा माल के लिए आपको उस तरह का सरकार के साथ समझौता किसान का होना चाहिए कि हमारा भाई अनाज कट जाएगा तो उसके बाद आपके मिल में चला जाना चाहिए, उद्योग में चला जाना चाहिए। यहाँ तो किसान है ना धान काट करके बैठा हुआ, उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है कि नहीं। ये तो स्थिति है। होना चाहिए था क्या कि खेत में धान कट रहा था, 10 गो है ना व्यापारी एकदम लुझियाल रहता कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, और किसान तय करता कि हम इतना में देंगे, इतना में देंगे। तो यहाँ मालिक तय करता है कि ऐसे लेबुआ हम देवेला हो तो दनत हम चली हुआ, है कि नहीं। तो क्या यहाँ का किसान करेगा। मौसम भी उस लायक नहीं है, मौसम को तो छोड़िए ना, जल की भी सुलभता सब जगह नहीं है, और शक्ति का साधन के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में न बिजली है ना, न पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे कोयला है, न पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पेट्रोलियम है। तो ये सब बहुत सारे कारण है कि यहाँ पे उद्योग नहीं हो सकते हैं। अगर सरकार अगर अपनी नीति को स्पष्ट कर ले तो हो सकता है कि बिहार में उद्योग धंधा चालू हो जाए। अब देख लीजिए मानवीय कारक में क्या है, मानवीय कारक में होता क्या है कि मानव के द्वारा जो कारक है उद्योग धंधा चलाने के लिए। अब जैसे देखिए कंपनी में जैसे ही माल बन जाएगा या कच्चा माल से मैंने सामान मंगवाना होगा, तो उसके लिए यातायात का साधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पूरा जो है सही यातायात का साधन का विकास, यातायात के साधन का विकास होना चाहिए, यातायात के साधन का विकास, कच्चा माल लाने के लिए भी और पक्का माल को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी। तो यातायात के साधन में कितना साधन है, 3 साधन है। एक वो स्थल पर क्या है, स्थल साधन में क्या क्या हो सकता है, स्थल पर क्या क्या चीज है, देखिए ध्यान से, स्थल पर क्या क्या चीज है देखिए। तो स्थल पर रेलवे है, इसका साधन एक तो क्या है, रेलवे, रेलवे है, या गाड़ियां भी है, ट्रक वगैरह भी है कि नहीं। सड़क है, उसको कह सकते हैं रेलवे या सड़क, जिससे हम लोग कच्चा माल ला भी सकते हैं और पक्का माल मैंने सप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जरूरत होनी चाहिए। और उसके बाद जहाज भी होना चाहिए। जल में क्या चलता है, जहाज। आप देखिएगा आज भी जहाज से बहुत ज्यादा व्यापार होता है, पानी वाला जहाज से बहुत व्यापार होता है। और फिर आपका वायुमंडल में जो एरोप्लेन चलता है तो उससे भी हम व्यापार कर सकते हैं। वायुमंडल में क्या चलता है, वायुयान, वायुयान, वायुयान से भी हम लोग पक्का माल को एक देश से दूसरे देश में बेच सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका यातायात का साधन एकदम मौजूद होना चाहिए। बिहार में उद्योग नहीं लगने का ये भी एक रीजन है। यहाँ की सड़कें अच्छी हो रही हैं लेकिन अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है कि नहीं। जाम रहेगा तो मान के चलिए कि कोई माल बन करके तैयार है, सही समय पर अगर नहीं ये होगा या कच्चा माल सही समय पर कंपनी में नहीं आ पाएगा, उद्योग में नहीं आ पाएगा, तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। या पक्का माल बनने के बाद अगर उसको जाम में पकड़ा जाएगा तो 1 से 2 दिन 3 दिन लेट हो जाएगा, तो सही समय पर नहीं अगर सप्लाई होगा
तो इससे भी थोड़ा सा ये होगा। तो इसके लिए जाम वाली समस्या जो बिहार में सबसे ज्यादा है, इसको समाप्त करना होगा, समझे कि नहीं। और क्या हो सकता है, बाजार, बाजार है कि नहीं, तो बाजार अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए बिहार में बाजार है कहाँ, यहाँ तो महानगर को है ये नहीं, खाली नगरे है, ये है गया है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, यही ना बाजार है। और कभी औरंगाबाद अरवल को आप बाजार कहिएगा, है कि नहीं। ये बाजार अभी उस टाइप का बाजार नहीं है कि जहाँ पे सब जगह का माल यहाँ पे आए और सब लोग उसका माने व्यापार कर सके, है ना। यहाँ बड़ा बाजार नहीं है, यहाँ छोटे छोटे शहर टाइप के हैं और नगर टाइप के हैं, यहाँ महानगर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही पूंजी बहुत होना चाहिए। जैसे पूंजी का मतलब होता है कि उद्योग चलाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ इतना पूंजी वाला आदमी नहीं है। यहाँ अगर है भी आदमी तो वो पूंजी लगा नहीं पा रहा है अपना उद्योग चलाने के लिए। तो ये सब जो है, साथ ही पूंजी के अलावा क्या होना चाहिए, बैंकिंग प्रणाली विकसित हो हम लोगों के यहाँ, है ना। बैंकिंग प्रणाली विकसित हो, बैंकिंग प्रणाली विकसित होना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली विकसित का मतलब समझिए, अब मान के चलिए कि उद्योग धंधा जो चला रहा है तो उसके पास पैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पैसा उसको तुरंत उपलब्ध हो जाए, उसके लिए बैंक की प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ जाइएगा बैंक में ना, तो इतना ना डॉक्यूमेंट से खोजेगा ना, अपन पैसा निकालने में तो यहाँ दुनिया के डॉक्यूमेंट्स खोजता है, कर्जा देने में तो सबके बुखार छूट जाता है कि नहीं, ऋण देने में इन लोगों का बुखार छूट जाता है, इतना कागजे मंगाता है ना कि कोई आदमी सटिए नहीं जाता, सटवे नहीं करता है। तो ये प्रणाली में थोड़ी सी लचक व्यवस्था होनी चाहिए कि आसानी से लोन की प्राप्ति हो जाए और आप उद्योग धंधा चला सके, समझे कि नहीं। इतना डॉक्यूमेंट से मत मांगे, इतना ना उसका है ना क्लियरिफिकेशन मत कीजिए कि आम आदमी जो है से उद्योग चला ही नहीं पाए, समझे कि नहीं। यहाँ करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग जा रहा है, उसको दे देता है लोन, है कि नहीं। कई 1000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, कितने कंपनी उसको दे देता है, और गरीब आदमी है, हम लोग ऐसा आदमी है, उसको लोन देगा ना तो 75 को डॉक्यूमेंट्स खोजेगा, बताइए। इसे लग रहा है कि हम लोग कहाँ विदेशों भागने भर तो हम लोग ना है कि नहीं। तो बैंकिंग प्रणाली विकसित होना चाहिए, और यही नहीं, सरकारी नीतियां भी होनी चाहिए अच्छी। सरकार की नीति जो है ना, ये भी अच्छी होनी चाहिए उद्योग के प्रति। सरकार की नीति जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए, समझे कि नहीं, कि आप उद्योग चलाइए, हम आपको मदद करेंगे, है ना। कैसे कैसे नियम रूल जो है दोनों बैठ करके उसको बनाए, तो इसके प्रति उद्योग चलाने के लिए सरकार की नीतियां भी बहुत मायने रखती है। अब मान के चलिए अफगानिस्तान और इराक जैसा, ईरान जैसा हाल हो जाएगा, तो वहां तो सेना में क्या करता है, कब्जा कर ले रहा है कि नहीं। जब जहां के सरकारें सुरक्षित नहीं हो, वहां उद्योग लगा करके क्या समझेगा, वो अपना पूंजियों फंसाएगा, सब नहीं फंसाएगा। तो कहाँ पे लोग पूंजी लगाएगा, जहां पे सरकार अच्छी चल रही है, लोकतंत्र अच्छा से चल रहा है, वहां ना लगाएंगे हम उद्योग धंधा। और साथ ही जो है प्रशासनिक सुरक्षा होनी चाहिए, है ना, प्रशासनिक सुरक्षा। तो प्रशासनिक सुरक्षा के मतलब क्या है कि अगर किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व अगर उद्योग धंधा की तरफ गलत निगाहें रखती है या रंगदारी टैक्स वगैरह मांगता है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रशासन इतना चुस्त होना चाहिए कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, है ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो कट्टा मार देता है कपार में, है कि नहीं। तो डरे तो यहाँ कोई उद्योग ही नहीं लगाता है। बिहार में कोई उद्योग लगाता है, जल्दी आएगा, रंगदारी करेगा, ये गट्टा इसे चढ़ाएगा, कोई बोलते ही रे, है कि नहीं। और निकालते एकदम पतला नली वाला बंदूक निकालेगा, कट्टा, और कपार में सटा जाएगा, तो क्या बेचारा मालिक उद्योग चलाएगा, तो डरे छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, है कि नहीं। और वहीं पर अगर जैसे ही कट्टा निकाला, अब 50 गो पुलिस आकर के घेर करके उनका मार के चुतर लाले लाल कर देगा, तो प्रशासनिक सुरक्षा हो गई कि नहीं हो गई, है कि नहीं। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आओ नहीं होता तो खूंटा ठोकता है बंदूक से, बताइए। तो यहाँ तो ऐसा ऐसा गाना निकलता है ना कि बच्चा गाता है तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या गा रहा है कि नहीं। फलना के सरकार आवे दे तो उठा ले कट्टा के दम पर, तो इसे कोई गाना है जी, बताइए। तो हदस तो पैदा कर देता है इसे, है कि नहीं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, ये सब दहशत का माहौल नहीं होना चाहिए। लगे कि हाँ हर लोग एक दूसरे के परिवार बन करके यहाँ पर, है ना, अपने राज्य का विकास करने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी जो बीजेपी की सरकार आई है, जो जदयू की सरकार है, दोनों की महागठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा सरकार चला रही है। हम जो है
किसी की शिकायत या बड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी की ना शिकायत कर रहे हैं, ना किसी पार्टी की हम बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना हकीकत है कि अभी सरकार का ध्यान बढ़िया है ना, और इसी तरह से रहा तो बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। हम किसी पर कटाक्ष करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधा क्यों नहीं है। उद्योग धंधा इसलिए नहीं है कि इतना चीज चाहिए उद्योग चलाने के लिए, जिसमें इतना सारे चीजों की कमी है अभी बिहार में, है कि नहीं। अगर इस पर सुधार हो जाए तो निश्चित तौर पर हम सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं कि आप उद्योग काहे नहीं यहाँ पर विकसित हो रहा है कि नहीं। पढ़ाते पढ़ाते ये भी आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि यहाँ पर भी उद्योग धंधा चले, है कि नहीं। यहाँ के बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को लुधियाना पंजाब दिल्ली कमाने जाने नहीं पड़े, यहीं पर उसको रोजगार मिल जाए, समझे कि नहीं। हम इसके लिए भी बता रहे हैं आपको। देखिए भारत में 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति आई थी, है ना। भारत में कब आई थी आर्थिक नीति? 1991 में। उसमें तीन चीज था। उसमें क्या चीज था? तीन चीज था, निजीकरण, वैश्वीकरण और क्या था? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार जो है उदार नीति अपना करके उद्योग धंधा का बढ़ावा दिया, है कि नहीं। उदार नीति का मतलब है कि थोड़ा सा अपने नियम में लचक दिया, जिससे आज देखिए भारत के अंदर में बहुत सारे उद्योग धंधा आज फल फूल रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये इस तरह की बात होनी चाहिए, है ना। तो इस बात को भी समझ लीजिए। तो हम आपको बता भी दिए, ये भी बात बता दिए कि भारत में कब आया था आर्थिक नीति। तो भारत में 1991 में, 1991 ईस्वी में क्या आया था? आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में कितना चीज था? तीन चीज। क्या था? तो एक था निजीकरण, क्या था? निजीकरण। दूसरा क्या था? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आपको भूमंडलीकरण कल पढ़ाए थे, इतिहास में पढ़ाए थे। मैंने विश्व के बाजार से भारत का बाजार टच कर गया है कि नहीं। अब हम लोग धंधा कर सकते हैं, हम अपने माल को भी विदेशों के बाजारों में बेच सकते हैं, है ना। तो वैश्वीकरण होना चाहिए कि माल जो बना है उसका सब जगह, जैसा सैमसंग है, वीवो है, जियो है, देख रहे हैं पूरा छाए हुए है कि नहीं छाए हुए है कि नहीं। पूरा सब जगह मार्केटिंग हो रहा है कि नहीं। चाइनीज बहुत सारे सामान हम लोगों के यहाँ बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। तो भारत का भी माल सब जगह बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। तो वो होना चाहिए। और सरकार को उदारीकरण होना चाहिए, उदारीकरण का नीति अपनाना चाहिए, ताकि जो है सो उद्योगों का विकास हो सके। तो ये है उद्योग के विकास करने के कारक। अब देख लीजिए, अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कच्चा माल पर आधारित उद्योग। अब हम एक एक चीज को बढ़िया से पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। अब हम लोग उद्योग का आधार देखते हैं, कच्चा माल पर देख लेंगे, पशुपालन पर देख लेंगे, खनिज पर देख लेंगे कि कैसे आश्रित है उद्योग। फिर उसके बाद जो है से हम लोग देखेंगे स्वामित्व पर कैसे आधारित है उद्योग। उसके बाद देखेंगे सहकारी कैसे है ना। संयुक्त उद्योग क्या है, वस्त्र उद्योग क्या है, रेशम उद्योग क्या है ना, लौह उद्योग क्या है। सारे उद्योगों को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात है। इसमें इस चैप्टर में निर्माण उद्योग का मतलब यह है कि सब उद्योगों की ही चर्चा करेंगे, यानी कि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कच्चा माल पर आधारित उद्योग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कच्चा माल पर आधारित उद्योग। कच्चा माल पर आधारित उद्योग। कच्चा माल पर आधारित उद्योग का मतलब क्या है? कच्चा माल की प्राप्ति कैसे होगी? कृषि से होगी। कैसे होगी? कृषि से होगी। तो अब देखिए कच्चा माल पर आधारित उद्योग में सबसे पहले देखिए कृषि। कच्चा माल जो खेतों से हमको डायरेक्ट प्राप्त होगा। तो कृषि पर आधारित कौन कौन सा उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग है कि नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है? कच्चा माल पर आधारित है। और सूती वस्त्र का उद्योग किस पर आधारित है? तो खेती पर आधारित है कि नहीं। क्या चाहिए उसको? तो कपास चाहिए। क्या चाहिए? कपास। कपास रहेगा तभी सूती वस्त्र का उद्योग चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात। और कपास क्या है? तो कृषि है। कपास क्या है? खेती है कि नहीं। अब इसी प्रकार से समझिए जूट का उद्योग। कौन उद्योग? जूट का उद्योग, जिसको हम लोग पटसन कहते हैं, जूट या पटसन, है कि नहीं। इसके लिए क्या चाहिए उसको? तो जूट चाहिए या पटसन चाहिए। ये रहेगा तभी ये उद्योग चलेगा, है कि नहीं। बोरा वगैरह ये सब बनाने की जो प्रक्रिया है वो कभी चलेगा? जब ये जूट और पटसन मिलेगा तब चलेगा। और क्या चाहिए? तो आपको चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग कैसे चलेगा? आप खुद जानते हैं, जब ईख
या केतारी मिलेगा। जब ईख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं गन्ना, तो गन्ना अगर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तभी ना चीनी का उद्योग चलेगा। तो चीनी उद्योग चलाने के लिए गन्ना पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और गन्ना कहाँ मिलेगा? तो खेती से मिलेगा। तो सब खेती पर आधारित उद्योग है कि नहीं है? तो ये सब प्योर खेती पर आधारित उद्योग है। या हम लोग तेल का उद्योग खोल दें, किसका? तेल उद्योग खोल दें, तो तेल कहाँ से मिलेगा? तेल का कहाँ से मिलेगा? जहां से है ना खेती होगी बढ़िया, क्या चीज का? तो सरसों का, मूंगफली का, सूरजमुखी का, नारियल का, यही सबसे ना तेल की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए तेल बनाने के लिए? तो हम लोगों को सरसों चाहिए, मूंगफली चाहिए, जो जो से तेल बनता है उस सब का नाम लिख दीजिए, है ना, सब का नाम लिख दीजिए। हम ETC लिख दे, हम कितना लिखेंगे? हम लिख देते हैं। तो तेल उद्योग चलाने के लिए आपको ये सब चीज की जरूरत है, और ये सब चीज कहाँ से मिलेगा? तो कृषि से मिलेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? तो ये इस सभी को कहेंगे हम लोग, है ना, खेती पर आधारित, कृषि पर आधारित उद्योग कहेंगे। क्या कहेंगे? कृषि पर आधारित उद्योग। और कृषि से जितना भी ये सब चीज प्राप्त करेंगे, तो ये सब चीज क्या है? कच्चा माल है। और कच्चा माल कहाँ जाएगा? उद्योग में जाएगा, तो ये सब चीज का निर्माण होगा। तो क्या इसको हम लोग कह सकते हैं ना कच्चा माल पर आधारित उद्योग? तो अब बताइए, कच्चा माल में सिर्फ कृषि ही थोड़ी आएगा, पशुपालन भी आएगा। क्या आएगा? पशुपालन। अब देख लेते हैं कि पशुपालन पर आधारित उद्योग पढ़ लेते हैं। पशुपालन पर आधारित उद्योग। अब बताइए पशुपालन पर आधारित उद्योग क्या हो सकता है? तो आप बताइए, दूध कहाँ से आएगा? पशुओं से आएगा। तो दूध उद्योग कैसे चलेगा? तो दूध का उद्योग पशुओं से चलेगा। किससे चलेगा? पशुओं से चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? दूध का उद्योग जो है से किससे चलेगा? पशुओं से चलेगा। अब बताइए, अंडा का उद्योग कोई खोला हुआ है, तो अंडा कैसे चलेगा? पशुओं से चलेगा। भाई मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, यही सबसे ना अंडा की प्राप्ति होगी। तो इन सबों से क्या हो जाएगा? अंडा उद्योग चलेगा। इसके बाद हमको बताइए, आप जो बेल्ट पहनते हैं, है ना, या जो जैकेट लेदर वगैरह सब का पहनते हैं, है ना, जूता जो पहनते हैं, तो चमड़ा की प्राप्ति किससे होगी? तो पशुओं से होगी। किससे होगी? पशुओं से होगी। तो चमड़ा उद्योग कैसे चलेगा? पशुओं से ही चलेगा। या ऊन का उद्योग, ऊन उद्योग किससे होगा? तो ऊन का उद्योग कैसे होगा? तो कुछ तो पशुओं से ही होगा, है ना। खरगोश का ऊन, भेड़ का ऊन, ये बकरी का ऊन, इस सब से हम लोग क्या करते हैं, है ना, ऊन उद्योग चलाते हैं। अब हमको बताइए, ऊन कपड़ा उद्योग कहाँ से चलेगा? तो इन्हीं लोगों से चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? समझ में आ रही है। अब देख लीजिए, रेशम के कपड़ा का उद्योग, रेशम कपड़ा उद्योग कैसे चलेगा? रेशम कीट से चलेगा। तो कीट क्या हो गया? तो पशुओं के अंतर्गत में आ गया, है कि नहीं? रेशम कीट से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये सब सारे चीज जो है ये कृषि से आधारित है, ये पशुपालन से आधारित है। अब देख लीजिए खनिज उद्योग। अब क्या देख लीजिएगा? खनिज उद्योग। खनिज उद्योग कैसे चलेगा? तो खनिजों से चलेगा, अयस्कों से चलेगा, है कि नहीं? तो खनिज उद्योग में क्या चीज आता है? तो लोहा वोहा का कारखाना जो है बड़े स्तर पर जो खुलता है, तो उससे लोहा उद्योग चलता है। या हम लोग देखते हैं तांबा उद्योग भी चलता है। या हम लोग कहेंगे जितना भी है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, जस्ता, सब सारा चीज क्या है? सब उद्योग है। एल्युमिनियम उद्योग, कौन उद्योग? एल्युमिनियम उद्योग। तो ये सब उद्योगों के प्रकार है। तो अभी आप लोगों ने देखा है ना कि कच्चा माल पर आधारित उद्योग है, ये हो गया पशुपालन पर आधारित उद्योग है, और एक जो है से अयस्क पर आधारित उद्योग है, माने खनिज पर आधारित उद्योग है। क्लियर हो गया ना इतना? अब इसके बाद देख लीजिए, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे स्वामित्व पर आधारित उद्योग। क्या पढ़ेंगे? स्वामित्व पर आधारित उद्योग। स्वामित्व पर आधारित उद्योग, स्वामित्व पर आधारित उद्योग देख लेते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है निजी, है ना, उसमें आता है मैंने स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक पर। तो एक हो सकता है निजी उद्योग जो एकदम खुद अपना हो, एक हो सकता है सरकारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी। और तीसरा हो सकता है संयुक्त या सहकारी, जिसमें किसी की सहायता से बने, है कि नहीं? तो तीन प्रकार के उद्योग इसमें आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है? तो सबसे पहले देख लीजिए निजी उद्योग।
क्या देख लीजिएगा, निजी उद्योग। पूरा उद्योग ये पढ़ना ही है इसमें, अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, निजी उद्योग। अब जैसे देखिए, आप नाम सुनते होंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील, है ना, स्टील उद्योग, है ना, स्टील उद्योग। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, टाटा टी, आयरन आई, स्टील एस, है ना, कॉरपोरेशन या कंपनी जो भी कहिए ना, तो टिस्को, क्या कहते हैं, टिस्को। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, टिस्को। तो ये क्या है, एकदम निजी है। जमशेदजी टाटा का ये क्या है, निजी है ना, जिसमें हजारों वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं। तो ये उनका जो है से क्या है, निजी उद्योग है, जो जमशेदपुर में है ना, जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो है से निजी उद्योग है। लेकिन वहीं पर अगर देखिएगा, आप बात कीजिए सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग में कौन कौन सी चीज आ जाएगा, तो सार्वजनिक उद्योग में आ जाएगा भेल, क्या आ जाएगा, भेल। भेल, भेल का मतलब क्या हो गया, है ना, बी से हो गया भारत, एच से हो गया हैवी, है ना, भारत हैवी, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, और एल से हो गया लिमिटेड। क्या हो गया, लिमिटेड। तो हम लोग कह सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना, इसको नाम क्या हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है कि नहीं? तो ये क्या है, सरकारी है। ये क्या है, सरकारी है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह सब क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। समझे कि नहीं? दूसरा का हो गया सेल, दूसरा का क्या हो गया, सेल, SAIL, एल का मतलब लिमिटेड, एल का मतलब लिमिटेड, एस का मतलब क्या हो गया, स्टील, एस का मतलब क्या हो गया, स्टील, ए का मतलब हो गया, देखिए ना, अथॉरिटी, ए का मतलब क्या हो गया, अथॉरिटी, ए का मतलब क्या हो गया, अथॉरिटी ऑफ, आई का मतलब हो गया इंडिया। तो क्या लिखेंगे, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बैठ जा, स्टील, हाँ है, अच्छा दे रहे, देखिए ध्यान से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यह भी किसका है, सरकार का है, यह भी किसका है, सरकार का है। आ रहा है समझ में? आप एक नाम सुने होंगे NTPC, पढ़ाए भी है, NTPC, NTPC का नाम क्या है, नॉन थर्मल पावर लिमिटेड, है ना। अरे सी से है कंपनी, कॉर्पोरेशन, क्या है, कॉर्पोरेशन, क्या चीज, है ना, क्या इसका नाम पढ़ेंगे, नॉन थर्मल पावर कारपोरेशन। ये भी सरकारी है, जब बाढ़ में है। और नवीनगर आप देखना है NTPC है कि नहीं, बिजली उत्पादन के लिए है। क्या कर रहे हैं, क्यों से क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसको भी कहेंगे। तो ये हो गया आपका सार्वजनिक उद्योग, ये हो गया था क्या चीज, निजी उद्योग। अब हम लोग देख लेंगे संयुक्त उद्योग, या इसी को कहते हैं सहकारी उद्योग। संयुक्त बोलिए या सहकारी बोलिए, या क्या बोलिए, सहकारी बोलिए। संयुक्त या सहकारी उद्योग किसे कहेंगे? तो जैसे देखिए, आप नाम सुने होंगे वायल, वायल, OIL, क्या है ये, वायल, समझे कि नहीं? तो यह जो है, यह इसका नाम क्या हो गया, वायल का मतलब क्या हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, है कि नहीं, ऑल इंडिया लिमिटेड। तो ये सब जो हो गया, ये कहाँ है, आपको बता देते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये सहकारी है ना। उसके बाद आप सुने होंगे अमूल उद्योग, अमूल उद्योग, ये कहाँ है, आनंद नगर में है, कहाँ, गुजरात में, है ना, गुजरात में है।
अमूल उद्योग भी है। तो यह सहकारी उद्योग हो गया। किसका उद्योग हो गया? सहकारी और संयुक्त उद्योग के अंतर्गत में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये सब जो चीज पढ़े हैं, तो ये देखिएगा, स्वामित्व पर आधारित उद्योग हो गया, कच्चा माल पर आधारित उद्योग हो गया, पशुपालन पर आधारित उद्योग हो गया, है ना, खनिज उद्योग हो गया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक उद्योग को बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे। वस्त्र उद्योग में हम लोग सबसे पहले, बढ़िया सा ना उससे सीधा कर दीजिए। हाँ बाबू, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। हाँ वहां बैठ जाओ, जाओ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। हाँ वहीं से पढ़िए, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में हम लोग देखेंगे सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग। पहला क्या देखेंगे? सूती वस्त्र उद्योग। एक एक उद्योग को देखते चलेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इसके सबसे पहले समझेंगे। उसके लिए क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या चाहिए बताइए? क्या चीज से सूती वस्त्र बन सकता है? तो कपास चाहिए। क्या चाहिए? कपास। और आपको हम पढ़ाए होंगे कपास माने रुई। रुई किस कलर का होता है? उजला। इसको क्या बोले थे? उजला सोना, व्हाइट गोल्ड। क्या बोले थे? उजला सोना, है ना। इसको क्या बोला जाता है? उजला सोना। बताए थे कि नहीं बताए थे? याद रखे, रेशम को कहे थे गोल्डन फाइबर। याद है? रेशम को क्या बोले थे? गोल्डन फाइबर, है ना। गोल्डन का मतलब सुनहरा, और फाइबर का मतलब रेशा, सुनहरा रेशा। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो कच्चा माल के रूप में इसमें क्या चाहिए? कपास। सूती वस्त्र बनाने के लिए क्या चाहिए? कपास। कपास किस मिट्टी में मिलेगा? कपास रहने के लिए कैसा मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी, है कि नहीं? कैसा मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। और काली मिट्टी भारत के किस एरिया में सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। समझ में आ रही है बात? कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बाद और क्या चाहिए? जलवायु कैसा होना चाहिए यहाँ पे? तो जलवायु ऐसा होना चाहिए कि जिस जलवायु में नमी की मात्रा हो। तो समुद्र के किनारे है तो आर्द्र जलवायु। कैसा जलवायु? आर्द्र। मौसम कैसा होना चाहिए? तो आर्द्र। सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए, आर्द्र जलवायु। आर्द्र का मतलब होता है कि गर्मी हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो, हल्का हल्का नमी भी हो। समझे कि नहीं है? शुष्क वाली नहीं, राजस्थान वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। नहीं तो सब कपास खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा। समझे कि नहीं? और सूती कपड़ा के बदले बन जाएगा दूसरा कपड़ा, है ना। जलवायु, डस्टर बन जाएगा पोछने वाला, है कि नहीं? बोर्ड पोछने वाला, है कि नहीं? जलवायु होना चाहिए कैसा? तो आर्द्र होना चाहिए। अब बताइए, याद आप कीजिए, याद कर जहिया पढ़लिया हल। क्या चीज? आप लोग क्या दूसरा चीज क्या समझ रहे थे? इन लोग समझ रहा था दूसरा चीज, लेकिन हम बदल देते हैं बात समय पर। याद कर जहिया पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? आखिरी समझ के कि याद कर जहिया कुंवार रह लो। यही बच्चा समझ रहा था, इन हम समझ नहीं रहे हैं, है कि नहीं? तो देख लीजिए याद करके कि हम लोग क्या कहें। सूती वस्त्र का पहला कारखाना, सूती वस्त्र का पहला कारखाना, सूती वस्त्र का पहला कारखाना कौन बता सकता है कब खुला था? तो देखिए, सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में। कब खुला था? 1818 ईस्वी में। कहाँ खुला था? पश्चिम बंगाल। कहाँ खुला था? पश्चिम बंगाल में खुला था। पश्चिम बंगाल में कहाँ खुला था? तब पोर्ट ग्लेस्टर के पास। कहाँ खुला था? पोर्ट ग्लेस्टर के पास। समझ में आई बात? कहाँ खुला था? पोर्ट ग्लेस्टर के पास। यह कारखाना तो खुला कि हम भैया सूती वस्त्र का निर्माण करेंगे, लेकिन न वहां पर मिट्टी मिल पाई कपास उपजाने के लिए बढ़िया पर्याप्त मात्रा में, नहीं वहां पर आपको जलवायु मिल पाई बढ़िया। समझे कि नहीं?
कच्चा माल में भी कमी आ गई और जलवायु में भी कमी आ गई और मिट्टी में भी कमी आ गई, जिसकी वजह से यह कंपनी तो खुला सूती वस्त्र के लिए, लेकिन क्या हो गया, असफल। क्या हो गया, असफल। यह उद्योग वहां पे नहीं चल पाया। तब देखिए सूती वस्त्र का दूसरा कारखाना 1854 ईस्वी में खुला। कब खुला, 1854 ईस्वी में। कहां खुला, तो याद रखिए ये खुला महाराष्ट्र में। कहां खुला, महाराष्ट्र में। कहां खुला, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां खुला, मुंबई। महाराष्ट्र में कहां, मुंबई। और यह कारखाना सफल रहा कि असफल रहा, तो भयंकर सफल रहा। और इसकी स्थापना किसने किया था, पढ़ाए थे, नाम बताओ। इसकी स्थापना किसने किया था, कावासाकी नानाजी डाबर। याद आया, अरे याद आया। स्थापना किया था किसने, भुला तो जाता है इन लोग, मार देंगे। जाके पढ़ देखो। अब यही देखिए, पढ़ाने के भी बावजूद भुला जा रहे हैं, क्यों, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो नाम बताए थे कि नहीं बताए थे, कावासाकी नानाजी डाबर, है कि नहीं। महाराष्ट्र में 1854 ईस्वी में इन्होंने कारखाना खोला सूती वस्त्र का। ये कारखाना बहुत हद तक क्या रहा, सफल रहा। क्या रहा, सफल। अब देखिए सूती वस्त्र का वितरण कहां कहां होता है, जब बन जाता है, सब देखिए, सब किताब में मिलेगा। सूती वस्त्र का कारखाना जो है से कहां कहां जाता है, मैंने यहां से बना हुआ चीज वो देखिए। सूती वस्त्र का वितरण, सूती वस्त्र का वितरण, सूती वस्त्र का वितरण समझिए। सूती वस्त्र का वितरण समझ लीजिए आप लोग, कहां कहां जाएगा से। तो महाराष्ट्र में, कहां पे, महाराष्ट्र में। तो देखिए सबसे पहले देखिए वितरण का मतलब क्या है कि मैंने कहां कहां इसकी कारखाना है ना, कहां कहां कारखाना है, ये बात बताने का मतलब है, समझे कि नहीं। कहां कहां कारखाना है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां है मेरे भाई, मुंबई में है। महाराष्ट्र में कहां है, मुंबई है ना। सूती, इसको कहा जाता है सूती वस्त्र का महानगरी। क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र का महानगरी। याद रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, सूती वस्त्र का महानगरी के नाम से मुंबई को जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सूती वस्त्र का महानगरी है। क्लियर हो रहे हैं आप लोग, देखते जाइएगा, मजा आने वाला है। सूती वस्त्र का महानगरी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं, तो देखिए महाराष्ट्र में खाली मुंबई में नहीं, और जगह सूती वस्त्र का कारखाना है। कहां कहां है, नागपुर में। तो नागपुर का महाराष्ट्र में न है जी, पता है ना कि नागपुर कहां है, तो कहां है वो, महाराष्ट्र में। कोल्हापुर है ना, कहां, कोल्हापुर, ये भी कहां है, महाराष्ट्र में। और याद रखिए सोलापुर, कौनपुर, सोलापुर भी कहां है, महाराष्ट्र में ही है। वहां भी सूती वस्त्र का कारखाना है, समझे कि नहीं, सोलापुर में भी। और कहां है, सतारा। और कहां है, सतारा, वही सतारा जो शिवाजी का घर था, सतारा। समझ में आ गई बात, है ना। महाराणा प्रताप, महाराणा शिवाजी, कौन जी, शिवाजी। समझ में आ गए, शिवाजी महाराज, यस यस यस, सतारा आ गया समझ में। अब देख लीजिए गुजरात में। अब कहां, गुजरात में सूती वस्त्र का कारखाना। और कहां कहां है, तो महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में। भैया साड़ी कपड़ा के लिए गुजरात ना है जी। गुजरात में नाम सुनते होंगे सूरत का। किसका नाम सुनते होंगे, सूरत का नाम सुनते होंगे। अहमदाबाद का नाम सुनते होंगे। गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर सुनते हैं। उसके बाद बड़ौदा। ये सब सूती वस्त्र का कारखाना है। कहां कहां, सबसे ज्यादा है अहमदाबाद में। कहां है, अहमदाबाद में। कहां है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद कहां है, सूरत। कहां, सूरत। और सूरत के बाद कहां है, पोरबंदर। कहां, पोरबंदर। उसके बाद कहां, बड़ौदा। एक नंबर पर देखिए, जो शुरू में हम लिखवाएंगे ना,
जैसे मुंबई, महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध सूती वस्त्र कहाँ है? मुंबई। गुजरात में कहाँ है? तो अहमदाबाद, याद रखिएगा। अभी हम पढ़ाएंगे आगे, देखिएगा तीसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु है कि नहीं? तमिलनाडु में कहाँ कहाँ? तो एक नाम एकदम याद रखिएगा, कोयम्बटूर। क्या नाम याद रखिएगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, यह सूती वस्त्र के मामले में नंबर 1 है भैया, समझे कि नहीं? और दूसरा का है सलेम। दूसरा का क्या है? सलेम। दूसरा का क्या है? सलेम। चौथा है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश में कहां? तो भैया सूती वस्त्र के लिए तो उत्तर प्रदेश में कानपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कानपुर को, है कि नहीं? कानपुर। और एक नाम आता है आगरा। क्या आता है? आगरा। जाओ चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा, पढ़ाई मिलेगा ऐसा नागरा, है कि नहीं? ऐसा पढ़ाई नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा गोह में, बिट्टू सर के पास, है कि नहीं? एक आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां भैया? इंदौर का नाम सुने होंगे। कहां? इंदौर। और एक नाम है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन। ये सब आप लोगों को लेना चाहिए जानकारी। पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा चालू कर देते। देखिए इंदौर और उज्जैन कहां है भैया? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। याद रहेगा ना? देखिए अब यहां पर बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? बाबू अस्थिर से बैठिए, बार बार आई जाइए मत। अब ध्यान से समझिए, अहमदाबाद को सूती वस्त्र के मामले में, किसके मामले में? सूती वस्त्र के मामले में भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब सोचिए कि मैनचेस्टर क्या क्यों कहते हैं, है ना सर? मैनचेस्टर क्या है? देखिए इंग्लैंड या उसी को ब्रिटेन कहिए, ब्रिटेन में एक जगह का नाम है मैनचेस्टर। क्या नाम है? मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर पूरे विश्व में सूती वस्त्र के मामले में 1 नंबर का कल कारखाना, उद्योग धंधा वहां पर स्थापित हुआ सबसे पहले। और उसका सूती वस्त्र का मुकाबला पूरे विश्व में किसी भी जगह से नहीं है। कहां पे? ब्रिटेन के किस जगह में? मैनचेस्टर में। कहां? मैनचेस्टर में। इसीलिए हम लोग अहमदाबाद का जो सूती कपड़ा है वो भी एकदम मैनचेस्टर की तरह है जो इंग्लैंड में है। इसीलिए भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। आगे आप समझ में? तो आपसे पूछा जाएगा भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। आगे समझ में कि नहीं आ गया? मैनचेस्टर क्या है? इंग्लैंड का एक शहर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। बढ़िया सूती वस्त्र, भयंकर सूती वस्त्र होता है, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। आगे आप समझ में ना? वही है अहमदाबाद। इसका भी भारत में कोई मुकाबला नहीं है। यह एक तरह से भारत का मैनचेस्टर है। अरे भैया उसी तरह से क्रिकेट खेलता है यार, लगता है कि एकदम सचिन तेंदुलकर है। यह तो गोह का सचिन तेंदुलकर है। आगे समझ में ना? तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। क्लियर हो गया? चलिए, समझने ही के लिए ना आप लोग आते हैं, तो समझाना मेरा काम ना है। अब देख लीजिए, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन। अब देखिए बोस्टन क्या है? तो बोस्टन अमेरिका का एक शहर है। कहां का शहर है? अमेरिका का। वहां भी सूती कपड़ा होता है। और बोस्टन जो है, तो पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहमदाबाद।
आ गया समझ में अब? तो इसको दो नाम से जाना जाता है, भारत का मैनचेस्टर, और पूर्व में चूंकि भारत पड़ता है, कहां पड़ रहा है? पूर्व में यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका को ले लीजिए तो कहां पड़ता है? ये पूरब में पड़ता है। तो इसको कहा जाता है पूरब का बोस्टन। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। अब बताइए, भारत तो बहुत बड़ा है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा दिमाग भगवान दिए हैं तो लगाइए। दक्षिण में भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, है ना? 3 3 6 2 8 गो। हमने जाने दो उसको, हमने कहीं का नाम लिया है? सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं। अब बताइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहां पे दक्षिण भारत का राज्य कै गो लिखवाए हैं? तो दक्षिण भारत का राज्य लिखवाए हैं तमिलनाडु खाली। क्या लिखवाए हैं? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश उत्तर में ही है, मध्य प्रदेश बीच में है, गुजरात जो है से आपका पश्चिम में है ना? महाराष्ट्र एगो दक्षिण में है। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु यही दक्षिणी राज्य है भारत का। हमने कहा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो महाराष्ट्र उतना दक्षिण में भी नहीं है, समझे कि नहीं? एकदम दक्षिण में है कौन? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा शहर? कोयम्बटूर। कहां? कोयम्बटूर। तो दक्षिण भारत का किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बता देते आंसर इसका। अब बताइए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दिमाग लगाइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब उत्तर में देखिए, उत्तर में कितना राज्य है? उत्तर में, तो उत्तर में है वो क्या चीज? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। अब इसके अलावा सब उत्तर में है, ये नहीं है कोई। कहां है कोई उत्तर में? है तो एक ही को शहर है उत्तर, और उसका सबसे बढ़िया सूती कहां मिलता है? कानपुर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहेंगे? क्लियर हो गया? सूती वस्त्र में इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आपका सूती वस्त्र समाप्त कर दिए, समझे कि नहीं? अब पढ़ा देते हैं जूट या पटसन उद्योग। क्या पढ़ा देते हैं? जूट या पटसन उद्योग। जूट बोलिए या पटसन उद्योग बोलिए। जूट या पटसन उद्योग। देखिए, इसका उपनाम क्या है? उपनाम माने जैसे तोहनी के कैसे कहते हैं? गदहवा, सुअरवा, बैला, तो ये सब उपनाम है। तो उसी प्रकार से जूट या पटसन का उपनाम क्या है? तो गोल्डन फाइबर। क्या नाम है इसका? गोल्डन फाइबर। उपनाम इसका क्या है? सुनहरा रेशा। इसी को कहते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। आया समझ में? भारत में सर्वप्रथम जूट का उद्योग कहां खुला? भारत में सर्वप्रथम जूट का उद्योग, हाँ जोर से बोलिए, पश्चिम बंगाल में। सही आंसर बताए। कहां? पश्चिम बंगाल में। कहां खुला? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के किस शहर में खुला? बोलिए, पश्चिम बंगाल के भी किस शहर में? तो रिसरा। किस शहर में? रिसरा। रिसरा में खुला। कहां खुला? रिसरा में। कब खुला? 1854 ईस्वी में। कब खुला? 1854 ईस्वी में। एक को पॉइंट पढ़ते चलिए, है ना? किसका उस समय शासन चल रहा था? 1854 में तो अंग्रेज आया हुआ रहेगा, उस समय तो अंग्रेज हुआ होगा। अंग्रेज में भी कौन? तो जॉर्ज ऑकलैंड के समय काल में। किसके समय काल में? जॉर्ज ऑकलैंड के समय काल में। जॉर्ज ऑकलैंड के
समय काल में। आया समझ में? भारत में सर्वप्रथम जूट का उद्योग पश्चिम बंगाल में खुला है। समझे कि नहीं है? अब देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद देख लीजिए, भारत में देसी, माने देसी का मतलब अपना, ये तो अंग्रेज के समय में खुला था। तो भारत में देसी है ना, भारत में कब देसी जूट उद्योग कारखाना, जूट उद्योग कारखाना इस समय जो खुला था वह अंग्रेजों का कारखाना था ये। लेकिन भारत में देसी जूट उद्योग का कारखाना कब खुला? 1917 में। कब खुला? 1917 ईस्वी में। कब खुला? 1917 ईस्वी में। किसने खोला? सेठ हुकुम चंद ने। किसने खोला? सेठ हुकुम चंद। कहां खोला? पश्चिम बंगाल। कहां खोला? पश्चिम बंगाल में। आ रहा समझ में? तो इसको याद रखिएगा। समझे कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जूट के बारे में। अब देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां पे कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां होता है? तो भैया दोनों कंपनी जब पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में होगा। कहां होगा? पश्चिम बंगाल में, है कि नहीं? अब दूसरा नंबर पर जूट कहां होता है? तो बिहार में। दूसरा नंबर पर कहां होता है? बिहार में। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल। बोलबे नहीं करता है? कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में। अब दूसरा नंबर पर कहां होता है? दूसरा नंबर पर बिहार में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जस्ट सतले है बंगाल, है कि नहीं? बिहार के किधर है? तो पूरब में है। जनी जई है पूर्ववा, नजरिया लग जतो न, गनमा है न रे, है कि नहीं? वहां बंगलिनिया रहतिया, है कि नहीं? गाना है ना ये सब। तो यही बंगलिनिया ही जो न जाना है। कहा नहीं जाना है? बंगलिनिया भेजन गनमा में गाता है, इसे तो जाना ही है। बंगाल अच्छा जगह है कि नहीं? अब देख लीजिए आगे, ये हो गया था आपका क्या चीज? जूट या पटसन उद्योग। अब हम पढ़ा दे रहे हैं भारत में। अच्छा ये हाँ, भारत में और कहीं कहीं जूट उद्योग है? भारत में और कहीं कहीं है? तो हाँ देख लेते हैं। भारत में जूट उद्योग का वितरण, जूट उद्योग का वितरण पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत में जूट उद्योग का वितरण तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में कहां कहां? तो पश्चिम बंगाल में भैया है रिसरा, अभी पढ़ाए थे। कहां पढ़ाए थे? रिसरा। और जगह का नाम बताइए तो हुगली। कहां? हुगली। हुगली वहां नदी है और बस्ती भी है, हुगली। और क्या है? हुबली। कहां भी है? हुबली। हुगली के बगल में है हुबली। क्या नाम है? हुबली। और कहां है? तो काडीनारा। कहां? काडीनारा। वहां पे है आपका जूट उद्योग। कहां है जूट उद्योग? और देख लीजिए बिहार में है उसके बाद। और कहां है? बिहार में। बिहार में कहां कहां? समस्तीपुर, जो सटले सटले जगह होगा उधर ही आसपास होगा, समस्तीपुर, दरभंगा। और कहां? तो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। किशनगंज। और कहां बताए? कटिहार। और कहां बताए? पूर्णिया। समझ में आ रही है बात ना? अब इसके अलावा और कहां है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां? गुंटूर। कहां? गुंटूर में। कहां पे? गुंटूर में। असम में भी है जूट का कारखाना। असम में कहां? तो असम में है आपका सिलवट। कहां? सिलवट। सिलवट नहीं, सिलहट। सिलवट माने होता है मसाला पीसने वाला, सिलहट।
क्या नाम है उसका? सिलहट कि सिलवटे नाम है जी? सिलवटे बोलिए ना, जय होगा सब होगा। सिलहट सिलवट समझ लीजिएगा। समझ में आ गई बात है ना? लोहा से पूछ द जवानी राजा जी है ना गाना, उसमें सिलवटवे पर ना पूछने के लिए कहता है, हल्दिया रख के पूछ लेते हैं, है कि नहीं है? तो चलिए, ये हो गया किसके बारे में? जूट के बारे में। अब पढ़ लेते हैं ऊनी उद्योग। अब क्या पढ़ लेते हैं? ऊनी उद्योग। ऊनी उद्योग, ऊनी उद्योग देख लीजिए। ऊनी उद्योग किस पर आधारित है? पशु पर। किस पर आधारित है? पशु पर। पशु पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? पशु पर। ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना बताइए। ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना, ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना कहां है? तो कानपुर में। हाँ, कहां है? कानपुर। और कानपुर कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। कब खुला था? 1876 ईस्वी में। कब? 1876 ईस्वी में। याद रहेगा? अब देख लीजिए, ऊनी वस्त्र का दूसरा कारखाना, ऊनी वस्त्र का दूसरा कारखाना कहां? पंजाब में। कहां? पंजाब में। कब खुला था? 1881 में। कहां खुला था? 1881 ईस्वी में। कहां? पंजाब। कहां? पंजाब में। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, अब यहां पे समझिए, अब पंजाब के अलावा और कहां कहां है ना? तो आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिएगा, लुधियाना का नाम सुने हैं आप लोग? पंजाब में लुधियाना। और कहां? तो लुधियाना के बाद अमृतसर। कहां? अमृतसर। अमृतसर के बाद बताइए चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। कहां? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है ना, राज्य भी है ना? उसके बाद पटियाला। कहां? पटियाला। क्लियर हो गया? अब देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस जगह कौन है? कानपुर। किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। ऊन का प्रकार देख लीजिए, ऊन का प्रकार। बहुत महंगा महंगा ऊन आता है जी। पश्मीना का नाम सुने हैं? पश्मीना ऊन का। पश्मीना, इसका अगर स्वेटर वगैरह लीजिएगा ना तो 4-5 हजार से कम न पड़ेगा। सबसे बढ़िया ऊन है पश्मीना। सबसे बढ़िया ऊन क्या है? पश्मीना। और पश्मीना जो ऊन है, यह किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। ई वाला बकरी है ना जो आपके यहाँ है, वो ठंडा प्रदेश में पाए जाने वाला जो बकरी होता है ना, बड़ा बड़ा जिसका बाल होता है, वो बकरी की हम बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं? एक चीज और देखिएगा, पंजाब में एक जगह है धारवाल, वहां भी होता है जी। कहां होता है? धारवाल में। कहां होता है? धारवाल में। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए ध्यान से, पश्मीना जो ऊन होता है कहां से होता है? बकरी से होता है। और बहुत कीमती ऊन होता है, बहुत कीमती। इसका शुरुआती होगा 5,000 से। समझे कि नहीं? और जितना लीजिएगा, कभी पश्मीना ऊन है जी तो हाँ बहुत महंगा होगा, पहले ही से जान जाता है। उसके बाद है अंगोला ऊन। क्या नाम है? अंगोला ऊन। अंगोला ऊन भी महंगा होता है और इसको प्राप्त किया जाता है खरगोश के बाल से। किससे? खरगोश के बाल से। आप देखिएगा, टेडी बियर देखे हैं? टेडी बियर एकरे से बनाया जाता है, कितना मुलायम रहता है उसका। टेडी बियरवा का बलवा देखे कि नहीं देखे हैं? टेडी बियर मिलता भी बहुत महंगा है कि नहीं? टेडी बियर महंगा मिलता है, सस्ता नहीं मिलता है। तो टेडी बियर जो है अंगोला ऊन से तैयार होता है, जो कैसा रहता है? खरगोश का बाल रहता है। वो क्या रहता है? खरगोश के बाल से। और इसका तो नाम है मत लीजिए, ये तो भैया कहे मत कीजिए, मेरिनो ऊन। कौन सा ऊन? मेरिनो। मेरिनो ऊन यह भेड़ से प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, इसके बारे में जरा समझ लीजिए। आपको हम एक बात बता देंगे, और सर्वाधिक ऊन यही है, सर्वाधिक ऊन यही है।
सर्वाधिक ऊन यही है। देखिए ध्यान से, मेरिनो जो ऊन है, मेरिनो जो है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की एक प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया, समझे कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया जो मैचवा खेलने आता है, ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ की प्रजाति है जिसका नाम है मेरिनो। क्या नाम है? मेरिनो। और उससे क्या किया जाता है? ऊन की प्राप्ति होती है। लेकिन वहां जो भेड़ पाया जाता है, आपके यहां 10 से 15 भेड़ मिल करके जितना ऊन देंगे, वहां का वो भेड़वा अकेले दे देगा उतना। समझे कि नहीं? उतना दे देगा ऊन। और सर्वाधिक उत्पादन अगर ऊन का कहीं होता है तो वह ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरिनो भेड़। क्या पाया जाता है? मेरिनो भेड़। और वह इतना ऊन देता है, इतना ऊन देता है, इतना ऊन देता है कि कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर चाहे तो पूरे भारत, क्या पूरे धरती को, ये जो पूरा धरती जो है ना, इस धरती को 10 बार उड़ा सकता है। एक बार नहीं, 10 तह में उड़ा सकता है। इतना ऊन अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? आश्चर्य का विषय है ना। धरती तनी मनी बड़ा है जी। कहता है कि पूरे धरती को 10 बार अपने ऊन से उड़ा सकता है। इतना ऊन पाया जाता है कहां? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हो गए? और यह किससे प्राप्त होता है? मेरिनो ऊन से। किससे? मेरिनो ऊन से। तो जब इतना है तो आपसे कोई पूछेगा कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश, उत्पादन करने वाला देश क्या है? नाम उसका, हाँ, क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये अलगे को महाद्वीपे है कि नहीं? अब ऑस्ट्रिया कहां पड़ता है? यूरोप में। अब ऑस्ट्रेलिया कहां है? अलगे महाद्वीपे है ये। समझे कि नहीं? तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और यही मेरिनो ऊन की प्राप्ति भेड़ से जो होती है, भारत में भी कुछ प्रजाति इसकी पाई जाती है जिससे ऊन की प्राप्ति हम लोगों के यहाँ होता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो आपका ऊन उद्योग भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रेशम उद्योग। क्या पढ़ लेते हैं? रेशम उद्योग। अब देख लेते हैं रेशम उद्योग। रेशम उद्योग देखते हैं। अभी बहुत कम पढ़ाई की है। रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग आपको पढ़ाए थे वो रेशम मार्ग। रेशम मार्ग की शुरुआत कहां से है? चीन से। भारत होते हुए कहां चले जाते हैं? यूरोप। कहां? यूरोप। समझे कि नहीं? तो रेशम मार्ग किसको किसको जोड़ता है? एशिया और यूरोप को। वहां पे व्यापार होता है, बहुत सारे चीजों का व्यापार होता है। तो ये किसको जोड़ता है? यूरोप और एशिया को जोड़ता है। हम काहे पढ़ा दिए? रेशम का नाम आया इसलिए, ध्यानवा में आपका रहेगा एनी टाइम। अब देख लीजिए रेशम का प्रकार देख लीजिए, बल्कि लिख दीजिए रेशमे की वजह से, रेशम का उद्योग होने की ही वजह से हम लोग उसको वह मार्ग भी बना था जिसका नाम था क्या चीज? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग चीन से शुरू हुआ। कहां से? चीन से भारत होते हुए कहां पहुंच गया? यूरोप में, है कि नहीं? यूरोप तक गया हुआ है। अब देख लीजिए रेशम का प्रकार। रेशम का प्रकार, तो रेशम का 4 प्रकार है। कितना प्रकार है? 4। पढ़ाए भी थे। मूंगा, मलबरी, इर्री, तस्सर। मूंगा, कौन? मलबरी, इर्री और क्या चीज? तस्सर। इर्री और तस्सर, ये क्या है भैया? तो ये है आपको, है ना, रेशम का प्रकार है। रेशम का क्या है? प्रकार। समझे कि नहीं? और रेशम कैसे प्राप्त होता है? तो रेशम प्राप्त होता है रेशम के कीड़ा से। कैसे प्राप्त होता है? रेशम की प्राप्ति, रेशम की प्राप्ति कैसे होती है? रेशम के कीड़े से। रेशम के कीड़े से कैसे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से। पलता कहां है रेशम का कीड़ा? तो पलता है शहतूत पर। कहां पलता है? शहतूत पर पलता है, शहतूत के पेड़ पर पलता है। समझे कि नहीं? और बनता कैसे है? तो उसके लार से। क्या से बनता है? लार से। कोकुन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकुन। क्या बोलते हैं उसको? कोकुन।
और रेशम की पढ़ाई का अध्ययन कीजिएगा, रेशम पढ़ाई का अध्ययन कीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, सेरीकल्चर, है ना। यानी कि रेशम पालन के अध्ययन को, रेशम पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। पढ़ाए थे ना कल, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। सब ध्यान से रखिएगा, सेरीकल्चर कहते हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा। रेशम का पहला कारखाना कहाँ खुला था, 1832 ईस्वी में, हावड़ा में। कहाँ, हावड़ा में। हावड़ा कहाँ है, पश्चिम बंगाल। आपको जानकारी नहीं है क्या, हावड़ा है ना। तो रेशम का पहला कारखाना कहाँ खुला था, और रेशम का पहला कारखाना, रेशम का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में कहाँ खुला, हावड़ा में। सर और कहीं है पश्चिम बंगाल में, तो है नहीं जी। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रेशम का सबसे प्रमुख कारखाना है और पहला कारखाना है। पहला कहाँ खुला था, हावड़ा में। दूसरा कहाँ खुला था, मालदा में। कहाँ, मालदा में। और तीसरा मुर्शिदाबाद में। कहाँ, मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे, मुर्शिदाबाद में। समझे कि नहीं। अब देख लीजिए, सबसे अत्यधिक, याद रखिएगा, सबसे अत्यधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। हाँ बहुत अच्छा। सबसे अधिक, सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य, करने वाला राज्य कौन है, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है। समझ में आ गया। तो कर्नाटक में कहां कहां रेशम होता है, तो मैसूर में। मैसूर का नाम सुने हैं, हाँ मैसूर में। कहा, मैसूर। और कहा, बेंगलुरु। और कहा, बेंगलुरु। और कहा, बेंगलुरु। और कहा, बेलग्राम में। कहा, बेलग्राम में। देखिएगा बेलग्राम में। कहां पे, बेलग्राम में। देखिए आपको हम बता देते हैं, बेंगलोर को ना, बेंगलोर जो शहर है आईटी सेक्टर के मामले में भैया बहुत जबरदस्त है। आईटी सेक्टर का मतलब आप जो मोबाइल से सारा चीज जो देखते पढ़ते लिखते हैं, आप अगर एक बार मोबाइल में यूट्यूब में सर्च मारिएगा तो फटाफट वही सब चीज बन जो आने लगता है ना। जाता रहा बहरवा, ये सब जो गाना सुनते हैं, एक बार खाली गलती से सुनिएगा तो खाली भोजपुरी गाना ठेल देगा। एक बार पढ़ाई देखिएगा तो खाली पढ़ाई ठेल देगा, है ना। तो आईटी सेक्टर बेंगलोर का बहुत मजबूत है, और इतना मजबूत है कि इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। टेक्नोलॉजी की वजह से आईटी सेक्टर की दुनिया का बेताज बादशाह है कौन, बेंगलोर। इसीलिए बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंगलोर को बोला जाता है ना सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसकी वजह से बोला जाता है, आईटी सेक्टर की वजह से। माने वहां पे सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का सब काम वहां पर होता है, और उसमें आईटी सेक्टर में काम करने वाले वहां पे लाखों युवक और युवतियां हैं, है ना। जो सिर्फ, है ना, डिजिटल इंडिया जो देखना है तो आप बेंगलोर ही चले जाइए। कहां चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए। आ गया समझ में ना। उतना बढ़िया शहर आपको नहीं मिलेगा। जो कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्लियर हो गए। अब देख लीजिए ध्यान, जाइए ना। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में कहाँ होता है रेशम, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में रेशम कहाँ होता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कहाँ होता है, तमिलनाडु तो अलग है जी। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु, वाह रे वाह, आंध्र प्रदेश में। और एक होता है कहाँ, तमिलनाडु में भी होता है। कहाँ होता है, तमिलनाडु में। और आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार में भी होता है। बिहार में कहाँ, भागलपुर में। बिहार में कहाँ, अरे भागलपुर के सड़िया ले आई है ना, नवादा के टिकिया ले आई है। तो कहाँ कहाँ से नहीं आप लोग जानते हैं, इससे बात है। तो भागलपुर में भी मैंने क्या था, वहां साड़ी उड़ी का बहुत अच्छा है। तो बिहार में कहाँ, तो बिहार में भागलपुर। बिहार में भागलपुर है कि नहीं, बिहार में भागलपुर। और बिहार में कहाँ होता है रेशम का, तो गया में भी होता है जी, और पटना में भी होता है कि नहीं, है कि नहीं। गया और पटना में भी रेशम का उत्पादन बहुत होता है। तो ये आपका हो गया, आपका क्या चीज, रेशम उद्योग के बारे में जान लीजिए। अभी जो हम लोग आप देख रहे होंगे कि बिहार में पहले बहुत चीनी मिल था,
सारे के सारे चीनी मिल बंद हो गए। चीनी उद्योग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? चीनी उद्योग। क्या पढ़ लेते हैं? चीनी उद्योग। तो अगला हम लोग पढ़ लेते हैं चीनी उद्योग। अच्छा, चीनी उद्योग के लिए जरूरी क्या है? गन्ना। क्या जरूरी है? गन्ना। तो हम लोग पढ़ लेते हैं चीनी उद्योग। क्वेश्चन आता है इससे, याद रखिएगा। चीनी उद्योग। तो चीनी, गन्ना क्या है? गन्ना क्या है? कैसा फसल है? तो रोपण फसल है। एक बार लगाइए, 2-3 बार फायदा लीजिए, है कि नहीं? तो एक बार लगाने के बाद 2-3 बार फायदा लीजिएगा तो उसको व्यवसायिक फसल या रोपण फसल भी कह सकते हैं, है ना। तो चीनी कैसे प्राप्त होगा? गन्ना से, है ना। गन्ना को क्या कहेंगे? यह रोपण फसल है। यह कैसा फसल है? रोपण फसल है कि नहीं? रोपण फसल क्या है? पढ़ा दिए है कृषि में, कल है ना पढ़ा दिए थे पूरा, है कि नहीं? का किसान, है कि नहीं? तो वही है गन्ना, है कि नहीं? अब ध्यान से समझिएगा, कल किसान बनाए थे हम, समझे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीनी कहां होता है? देखिए, चीनी का चीन में होता है, नहीं है ऐसा ही होता, लड़का है ना। सब भारत सबसे सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है। कौन? भारत। ये कह रहा है चीन। भारत विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है। भारत विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है। सर्वाधिक, कॉमन सेंस लगाया है ना। भारत विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है। चीनी खाए है कि नहीं? उत्पादन करता है। अच्छा, एक चीज बताइए, चीनी काहे ज्यादा होता था? चाय यहाँ ज्यादा होता है। यहाँ सबसे ज्यादा चाय होता है। यहाँ का आदमी सबसे ज्यादा चाय पीता है। तो चाय का इसी पिएगा, चीनिया डालिए कि नहीं पिएगा रे? तो चीनिया इसलिए सबसे ज्यादा खपत होता है। हम लोग दही चूड़ा में चीनी मार के खा जाते हैं, दूधों में चीनी डाल के खाते हैं। चीनियों भात ढेर रगड़ देता है लड़का, चीनी डाल करके रोटी में ऐसे ऐसे गोला बनाता है, रोल बनाता है, चीनी रोल, है ना। घर के गर्दा उड़ा देता है। हम लोग तो क्या करते थे ना पहले बचपन में, रोटी मिल गया, बासी रोटी, मैंने खैर कहना ही नहीं है, बासी रोटी का स्वाद तो खैर आज भी बहुत लाजवाब है। कवन स्वाद घुसौली मैया बासी रोटी में, है कि नहीं? बासी रोटी में अगर आपको नीमक और तेल, करुआ तेल, है कि नहीं, सरसों का तेल रगड़ करके और रोल बना करके दे दिया जाए, खाते न रहिए, है कि नहीं? तो रोटी गर्म से ज्यादा ठंडा अच्छा लगता है, समझे कि नहीं? तो याद रखेगा, भारत विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले चीनी उद्योग कहां खुला था? बिहार में। बिहार में कहां? सारण में, है कि नहीं? आप सुनिएगा, गोपालगंज, कौन? गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण बोले तो छपरा, सारण बोले तो छपरा, है कि नहीं? सिवान वही जो ना, तीनों एक में है सारण प्रमंडल में, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो भारत विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है और भारत में सर्वप्रथम चीनी उद्योग, भारत में सर्वप्रथम चीनी उद्योग कहां खुला? तो चीनी उद्योग खुला कहां? बिहार में। बिहार के कहां? सारण में। कहां खुला? सारण में। आ गया समझ में? बिहार के कहां? सारण में, सारण जिला में। कहां जिला में? सारण में। और सारण जिला में भी कहां? मढ़ौरा में। कहां? मढ़ौरा में। सारण में कहां? मढ़ौरा में। वहां एगो शहर होगा या कोई जगह होगा, जैसे औरंगाबाद जिला में गोह है, हंसपुरा है, पंचायती है, दाऊदनगर है, ओबरा है, औरंगाबाद खुद है, रफीगंज है, मदनपुर है। तो उसी कोई जगह होगा मढ़ौरा, वहीं पर खुला था। कब? 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में। आया समझ में? तो आपसे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सारण में भी, मढ़ौरा में कब? 1903 ईस्वी में। क्लियर हो गया? और चीनी मिल कहां है? तो उत्तर भारत में देख लीजिए पहले। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कहां कहां चीनी उद्योग खुला था? तो उत्तर भारत में बिहार तो ही गया, कि कौन हो गया? बिहार। बिहार के बगल में है क्या चीज? यूपी। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश है। और आगे बढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको पंजाब में भी। कहां मिल जाएगा चीनी मिल? पंजाब में भी मिल जाएगा, हरियाणा में भी मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? हरियाणा में भी।
उसके बाद देखिए दक्षिण भारत में, कहां? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहां कहां चीनी उद्योग मिलता है? तो दक्षिण भारत में चीनी उद्योग आपको मिल जाएगा कहां? मुंबई। कहां? मुंबई। मुंबई में तो भयंकर चीनी मिल है। मुंबई, जैसे बिहार वाला सब चीनी मिल बंद होगा, तो चीनी का बंद हो गया, अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मुंबई है। कहां है? मुंबई। और कहां होता है? गुजरात। और कहां होता है? गुजरात। और कहां हो रहा है? तो तमिलनाडु में। और कहां? तमिलनाडु में भी होता है, चीनी का उद्योग है। और कहां? आंध्र प्रदेश में। कहां? आंध्र प्रदेश। मैंने झूठो सचो जितना बोलना से बोल दो। हाँ हाँ, बुकवा में है तो बुकवे में रहने दो उसको, समझे कि नहीं? देखिए आपसे पूछा जाएगा चीनी उद्योग वही जब फले फूलेगा जहां पे गन्ना बहुत होगा, और गन्ना के लिए सबसे बढ़िया जगह कहां है? यूपी है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मुंबई, ये दो जगह गन्ना के लिए बहुत अच्छा जगह है, समझे कि नहीं? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहां होता है? ये भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन आपका होता है कहां? यूपी में। और कहां बताइए? मुंबई में। और कहां? मुंबई में। मुंबई बोले तो महाराष्ट्र में है ना। बिहार में चीनी उद्योग कहां कहां है? बिहार में कहां कहां है? सारण में तो पहला बार खुला था। बिहार में है आपका दरभंगा। कहां? दरभंगा। और कहां? सारण। और सारण ने बोले थे, हाँ सारण। और कहां था? गया। गया में जी गुरारू है ना, गया। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, समझे कि नहीं? और कहां? भागलपुर। और कहां? भागलपुर, समझे कि नहीं? तो ये सब चीनी उद्योग के बारे में आप लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से आप लोगों ने इसको सीखा। आ गया समझ में? अब हम लोग सीख लेते हैं कृत्रिम वस्त्र। क्या सीख लेते हैं? कृत्रिम वस्त्र। अच्छा, एक कृत्रिम वस्त्र बोले तो कृत्रिम वस्त्र जो मानव के द्वारा बनाया गया है, और तो सब वस्त्र तो मानव के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन देखिए जो वस्त्र प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, जैसे कपास से, रेशम से, तो उसका भले वस्त्र बना दिया, ये अलग बात है। लेकिन कृत्रिम वस्त्र उस वस्त्र को कहेंगे जिसको तैयार भी माने होता है मानव के द्वारा, और उसका जो माने जैसे पेट्रोलियम पदार्थ से जो चीज की प्राप्ति हो जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला था मानवे ना, तो उससे जो प्राप्त हो जाएगा उसको कहेंगे क्या चीज? कृत्रिम वस्त्र। कृत्रिम वस्त्र बोले तो इसका कैसे, कौन उत्पाद से बनता है? तो पेट्रो रसायन उत्पाद से बनता है। ये कैसे बनता है? पेट्रो रसायन उत्पाद से। जब पेट्रोलियम निकालिएगा ना, तो उसी का एक उत्पाद है पेट्रो रसायन। उसी रसायन उत्पाद से आपका बनता है कौन? कृत्रिम वस्त्र। जैसे आप पहनते हैं पूरा एकदम नाचे वाला के देखते हैं, पूरा चमचमाता हुआ कपड़ा रहेगा, है कि नहीं? पूरा स्टाइल मारेगा, धड़ाक धड़ाक एकदम पूरा नाचेगा, तो समझे कि नहीं? तो पूरा लाइट मारेगा तो चमकेगा, क्या हो जाएगा? चमकता है वो। तो जो चमकने वाला जो कपड़ा है उसको कहते हैं पॉलिस्टर का कपड़ा। क्या कहते हैं? पॉलिस्टर कहते हैं, रेयान कहते हैं, नाइलॉन कहते हैं, है ना। ये सब जो कपड़ा होता है जितने पर पॉलिस्टर का रहता है, देखने में कितना सुंदर लगता है कि नहीं? आरामदेह भले नहीं रहता है, लेकिन बहुत जो है से मैंने आपका चलता है नाचने गाने इस सब वाला में, है ना, जो खूब चमकता है जी, पूरा एकदम लहरदार वाला, नहीं देखते हैं? तो इसमें आ जाता है कौन कौन कपड़ा था? इसमें आ जाता है नाइलॉन, रेयान, है ना। क्या आता है? नाइलॉन का कपड़ा, रेयान का कपड़ा, पॉलिस्टर, क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉलिस्टर। क्या आता है? पॉलिस्टर। और क्या आता है? पॉलीमर। क्या आता है? पॉलीमर। तो ये सब जो कपड़ा आते हैं वो बहुत चमचमाते हुए नजर आएंगे, लेकिन गर्मी के दिन में पहन करके निकलिएगा तो एकदम गर्मी आउ बढ़िया कर देगा वो, है कि नहीं? एकदम पूरा पसीना चट चट करेगा एकदम, समझे कि नहीं? हाँ, जाड़ा वाड़ा में बहुत अच्छा ये सब कपड़ा है, और खूब चमचमाता है एकदम, लाल हरियर पियर ब्लू एकदम चमक एकदम चमकते रहेगा, लगेगा हाँ कोई आ रहा है वीआईपी आदमी। तो वो सब मानवों के द्वारा बनाया गया है, जिसको कहते हैं कृत्रिम वस्त्र। क्या कहते हैं उसको? कृत्रिम वस्त्र। तो ये हम लोग पढ़ लिए कृत्रिम वस्त्र के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लौह इस्पात कारखाना उद्योग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसको हम लोग समझ लेते हैं। पॉज कीजिएगा। अब यहां तक आप लोग समझ लिए मैटर को खूब बढ़िया से।
अब हम लोग देख लेंगे जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं, अब उसको देखना है। आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा अब उसको देखना है बढ़िया से, और इससे भयंकर क्वेश्चन आपको आएगा और 5 नंबर का आएगा। जो अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ना, उससे 5 नंबर का आता है प्रश्न, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लोहा इस्पात कारखाना उद्योग। लोहा इस्पात, इसी से क्वेश्चन आपको आता है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको आराम से लिख लीजिए, समझ लीजिए, समझे कि नहीं? लोहा इस्पात कारखाना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार भी आप लोगों को आ जाए 5 नंबर वाला में। कारखाना बोलिए या उद्योग बोलिए, एक ही बात है ना। लोहा इस्पात कारखाना उद्योग, ये क्वेश्चन आने वाला रहता है इसमें, ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे हम आपको बता रहे हैं उद्योग का बेसिक इंडस्ट्री लोहा ही है, यानी कि लोहा सभी उद्योगों का जननी है, मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? तो लोहा जो है बाबू, यह क्या है ना, यह एक बेसिक चीज है इंडस्ट्री के लिए। ये क्या है? बेसिक चीज है, बेसिक इंडस्ट्री क्षेत्र है। देखिए ना उसमें शॉर्ट कर रहा है बैटरी, ओके कर दीजिए ना उसको, है ना? बेसिक इंडस्ट्री है ना? क्या है? हाँ छोड़ दीजिए, बेसिक इंडस्ट्री है, या कहे तो हम लोग उद्योगों का जननी भी लोहा को कहते हैं। उद्योगों का क्या कहते हैं? जननी। उद्योगों का जननी किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। लोहा की प्राप्ति पढ़ना नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं कि लोहा की प्राप्ति 4 अयस्क से किया जाता है। हम आपको पढ़ाए थे महल से, क्या पढ़ाए थे? महल से, यानी कि इसका अयस्क कै गो है? 4 ठो। अयस्क कितना है? 4 ठो। कौन कौन अयस्क है? 4 ठो। तो इसलिए पढ़ा दे रहे कि केमिस्ट्रिया में पढ़ना है ना? महल से तो मैंने मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, क्या है? हेमेटाइट, और महल, ल से हो गया लिमोनाइट, क्या हो गया? लिमोनाइट। तो हम लोग पढ़े महल, महल, और से सीडेराइट, से सीडेराइट। हम लोगों के यहाँ हेमेटाइट लोहा ज्यादा मिलता है, सबसे अच्छा लोहा कौन है? मैग्नेटाइट, है कि नहीं है? तो ये है। और लोहा का प्रथम कारखाना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। लोहा का प्रथम कारखाना, लोहा का प्रथम कारखाना, तो लोहा का प्रथम कारखाना जो कि असफल हो गया था, याद रखिएगा। तो लोहा का प्रथम कारखाना कहां है? तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी कहां है? तो पोर्टनोवा में, पोर्टनोवा में था, है कि नहीं? कहां था? पोर्टनोवा में। समझ में आ गई बात? पोर्टनोवा में। कब खुला था? 1830 में। कब? 1830 में। क्या यह सफल हुआ था? नहीं, असफल कारखाना था। माने खुला तो जिस उम्मीद से बंद हो गया। उसी प्रकार से लोहा का दूसरा कारखाना, लोहा का दूसरा कारखाना, है ना, यह भी असफल ही हो गया है, याद रखिएगा। दो कारखाना हम लोगों का असफल हो गया है। तो दूसरा कारखाना कहां था? पश्चिम बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहां? कुल्टी नाम के जगह में। कहां पे? कुल्टी में। इस जगह में, कुल्टी नाम के जगह में। कब? 1874 ईस्वी में। कब? 1874 ईस्वी में खुला था। यह भी असफल हो गया। लेकिन पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा ना पहला दूसरा। तो अब देख लीजिए सफल कब रहा? जब लोहा का कारखाना, लोहा का सफल कारखाना कब खुला? 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। किसने खोला था? जमशेदजी टाटा ने। कहां खोला था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भी कहां? साक्षी में। जमशेदपुर का एक जगह है, क्या चीज? साक्षी। एकदम इससे क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखिएगा आप लोग, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हर बात को समझते चलिए, है ना? जिसको आज के डेट में हम लोग कहते हैं टिस्को। क्या कहते हैं? टिस्को। टिस्को बोले तो टाटा एंड आयरन स्टील लिमिटेड, समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिस्को। जिसको किसने खोला था? जमशेदजी टाटा ने खोला था। कब? तो 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में, है ना? जो कि एक सफल कारखाना रहा, समझे कि नहीं? जो कि क्या रहा? सफल कारखाना। और पूरे भारत में, अगर पूरे विश्व में अगर बात करें तो लोहा के उत्पादन में भारत 5वां नंबर पर है, 5वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है? 5वां।
पूरा लोहा भारत में कहां कहां कारखाना है सब पूरा पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा देंगे, है ना। और इससे क्वेश्चन आता ही है, 5 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, इसलिए एकदम ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि लोहा का सफल कारखाना, लोहा का सफल कारखाना। तो लोहा का सफल कारखाना कब खुला? 1907 ईस्वी में। 1900 कितना ईस्वी में? 7 ईस्वी में। किसने खोला? अधिक कहां खुला था? जमशेदपुर में। कहां खुला? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भी कहां? साक्षी में। जाइएगा तो वहां एक जगह का नाम है साक्षी। कहां पड़ता है ये? झारखंड में। कहां पड़ता है? झारखंड में, है ना। उस कंपनी का नाम क्या था? टाटा, है ना। क्या नाम था? टाटा एंड आयरन स्टील, है ना, स्टील लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो टाटा टी, है ना, आयरन एस, स्टील एस, कंपनी या कॉर्पोरेशन तो टिस्को। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टिस्को। किसमें खोला था? जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा ने खोला था। कब खोला था? 1907 ईस्वी में। और लोहा के मामले में, लोहा उत्पादन में भारत पूरे विश्व में, हाँ पूरे विश्व में 5वां स्थान पर है, 5th स्थान पर है। समझ में आ गई बात? ये आपका एक टॉपिक समाप्त हुआ, समझे कि नहीं? इससे एकदम याद रखिएगा, दिमाग में एकदम बना लीजिए। बार बार इस बात को बोले कि परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस बात को समझिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देख लीजिए, हम आपको इतना सुंदर ढंग से पढ़ा दे रहे हैं ना कि याद हो जाएगा। कैसे? भारत में लौह, है ना, भारत में लौह इस्पात कारखाना कहां है, किस राज्य में है, कब खुला, है ना, सहायता कौन कौन लोग किया इसको, ठीक है ना। सबको टेबल बना करके बता देते हैं। भारत में, है ना, लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना, भारत में लौह इस्पात कारखाना। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले उद्योग का नाम बता देंगे, याद करने का भी तरीका हो जाएगा पता, और इस उद्योग को स्थापना कब हुआ ये जानना जरूरी है। स्थापना जानिए चाहे नहीं जानिए, आप किस राज्य में है ये जरूर जानिए, किस राज्य में है ये जरूर जानना है। और सहयोग किनका है, मैंने निजी है कि सरकारी है ना, तो इसको किसने मैंने सहयोग किया, इसके बारे में जरूर आप लोगों को समझना है। समझ में आ रही है बात? तो भारत में लौह इस्पात कारखाना, तो सबसे पहले तो टिस्को अभी पढ़ाए। सबसे पहले क्या है? टिस्को, है ना। एक नाम याद रखिएगा, टिस्को, इसको, भिस्को, है ना। ये 3 को तो याद हो गया ऐसे ही, टिस्को, इसको, भिस्को। पहला हो गया देखिए टिस्को, दूसरा हो गया इसको, क्या हो गया? इसको, सब समझा दे रहे हैं, इसको। और तीसरा हो गया क्या चीज? भिस्को, क्या हो जाएगा? भिस्को, है ना। क्वेश्चन आता है तो इसको समझाना जरूरी है ना। अब देखिए टिस्को का मतलब क्या होगा, तो अभी तो पढ़ाए, टाटा एंड आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, अभी पढ़ाए ना। टाटा एंड, है ना, टाटा एंड, टिस्को ना बोले हैं, टाटा एंड, है ना, आयरन, आई से क्या हो गया? आयरन, टाटा एंड आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। आगे समझ में ना। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 में। किस राज्य में हुआ? तो झारखंड में। यह कैसा था? तो भैया जमशेद जी टाटा का अपना था, यानी कि निजी था। कैसा था ये? निजी। याद हो गया? आगे समझ में। अब देखिए यहां पे जितना लिखा होगा ISCO, 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 ये हो जाएगा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। हो गया याद? आयरन, ISCO का आयरन और स्टील और कॉर्पोरेशन, याद रहेगा? कॉर्पोरेशन। तो आपको नमवा खाली याद करना है, यही वाला ना, टी और फिर एक वाव आई, एक वाव भी, यही नहीं याद करना है, याद रहेगा ना। तो देखिए इसका खाली नाम कर दिएगा आई से इंडियन, आई से इंडियन। इसका नाम बताइए, इंडियन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन।
हो गया। यहाँ भी है, तब भी से नाम याद रखिएगा क्या चीज, भी से हो गया विश्व सरैया, क्या नाम हो गया, विश्व सरैया, विश्व सरैया। और आई यहाँ पे है, टी लिखे थे, टी से रखिएगा याद टाटा, टी से क्या हो जाएगा टाटा। अब नाम आपको बताइए तो हमको टिस्को का नाम बताइए, टिस्को का, तो टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, IISC होता, आई से हो गया इंडियन, है ना, आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। विश्व भी, तो भी से हो गया विश्व सरैया आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, याद हो गया। आसान है कि हार्ड है, आसान।